because that's the bottom line. So in our previous class, जो expected number one वाली class थी, उसके अंदर we spoke about the national income. I went through some questions an hour of essays. National income is something which has never been tested, yeah, and it's a new topic. We had our discussion on this, जिसके अंदर GDP and उसके बारे में हमने बात की थी, high and low income country के perspective से. Then economic growth, PPC के point of view से we had the discussion, and even the economic growth versus economic development का. I feel that is something जिसके ऊपर 3 mark का question एक simple सा बन सकता है. फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट था कि तो जीडीपी ग्रोथ रेट आप यूज करते हो, उसके बेनिफिट और कॉस्ट की बात की जाए इकोनॉमिक ग्रोथ की मेजरमेंट की. ये क्वेश्चन वैसे तो आ चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन किसी और चीज में, किसी और वेरिएंट के अंदर ये आ चुका तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड. या इट वाज नॉट इन आवर वेरिएंट, बट इट वाज लाइक अक्टूबर 24 के वेरिएंट के अंदर ये आ चुका है. GNI, NNI, factor price, basic price. I would love to test kids on that. I mentioned this before also. ADAS, I said, you know what, ये तो तुमको आना ही चाहिए. There is no way out of this. ये topic आ जाता है तो you should be really happy. You should make like nice diagrams, good explanation, good connections. Don't jump to conclusions. शो करो कि किस तरीके से अगर इंक्रीज इन एडी की बात हो रही है तो रीजन दो, रीजन को एक्सप्लेन करो, डायग्राम से लिंक कराओ. शिफ्ट के बाद उसके बाद बात करो कि what is going to happen. Even though यहाँ उसने इकोनॉमिक ग्रोथ मांगा है, don't just talk about economic growth, but do mention about employment and price levels going up. और फिर will it always lead to evaluation के अंदर जो काउंटर तुम आर्ग्यूमेंट करते हो या एनालिसिस में जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हो, will it always lead to economic growth or not, depends on what level of employment या capacity utilization you're at. तो फिर आपने उसको काउंटर करना है, और फिर एनालिसिस के अंदर ठीक है जी, इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट माइट लीड टू प्राइस गोइंग अप ऑल्सो. तो सॉर्ट ऑफ लाइक वो इवेल्युएटिव के अंदर बिल्कुल काउंट हो सकता है. पीपीसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी की पॉलिसी अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर रियल जीडीपी क्या हर वक्त बढ़ेगी. So this is where we start today. These are now policies discussions, okay? So discuss what effect reducing the rate of interest might have on equilibrium national income. अब this obviously I am sure कि तुमको पता है ये कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है. This is monetary policy in discussion. ठीक है जी. जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी की का सवाल है, एक तो नंबर वन आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 3 चीजें होती हैं. कौन सी 3 चीजें? यू हैव द मनी सप्लाई, यू हैव द इंटरेस्ट रेट एंड यू हैव द क्रेडिट रेगुलेशन. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बात की है, डिस्कस व्हाट इफेक्ट रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट माइट हैव ऑन द इक्विलिब्रियम national income. What I would start off my question is by defining what do we mean by interest rate. Okay. And kids have a lot of difficulty explaining the idea कि interest rate होता क्या है. बहुत simple है. You know what it is, but आपको समझाने में मुश्किल होती है. It is the sum. It is the additional money that an investor can earn on their savings or the borrower has to pay on the loans. ठीक है. इसको और मैं बैंफर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बता देता हूं. बैंफर्ड सेज इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी एंड द रिवॉर्ड फॉर सेविंग. वेरी नाइसली पुट, क्लीन डेफिनेशन दी है उसने.
I feel you can use that or whatever explains the idea that it is some sort of additional amount that you can earn or pay on the saving or borrowed amount of money. Up, the problem that I have is this part. Why did they do this? Initial national, equilibrium national income. Now the trouble that I have is मेरा माइंड एक तरफ तो जंप कर रहा है सर्कुलर फ्लो की तरफ, ठीक है, कि क्या हमें सर्कुलर फ्लो की बात करने की जरूरत है क्योंकि इक्विलिब्रियम तो सर्कुलर फ्लो के अंदर होता है, लेकिन उसमें नेशनल इक्विलिब्रियम, जहां सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम आता है ना, यू रिमेंबर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, investments plus government spending plus exports, the injection should equal to the savings, the taxes and the import. ये तीन चीजें should equals to that. जहां पे जिस पॉइंट पे the money coming in is equals to money going out, आप कहते हो कि वहां पे जो भी जीडीपी आपके पास अचीव हुई है ना, 300 बिलियन 400 बिलियन, दैट्स योर इक्विलिब्रियम। या फिर you can think of simple aggregate demand and aggregate supply. ओके, अगर मेरे ख्याल के अंदर तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बट आई वुड अस्यूम दैट मेजॉरिटी ऑफ द किड्स will go for the macroeconomic equilibrium, okay, which occurs when aggregate demand intersects the aggregate supply curve. They haven't asked for a diagram, but I'll still make it because it sort of like helps me prove my point कि अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कुछ इस तरीके से है, प्लीज अपना लेबल देख लो, आज आखिरी दिन है ये लेबल सही करने का। यू पुट रियल आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस, यू पुट प्राइस लेवल ऑन द वाई एक्सिस। आई हैव mentioned this way too many times. On the y-axis, you write price. I take away the mark which I was going to give you, right? अब ये आपके पास equilibrium है. This is called an equilibrium. So I would mention that aggregate demand or aggregate supply जहां पे intersect करते हैं, that is where the economy is at macroeconomic equilibrium, and Y is the GDP of the country, whatever the real output is being produced in the country. अब हम बात करते हैं कि what is going to happen as a result. पहले तो मैं ये बात जरूर करूंगा, I will definitely, and you must also, इंटरेस्ट रेट को लिंक करो कि ये असल के अंदर, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हो इंटरेस्ट रेट को, तो ये एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है विच यू आर गोइंग फॉर, ओके, and what it will do is that it's going to increase the aggregate demand because it's a demand side policy. That's my point of sort of like suggesting. फिर अगर आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है तो लाइक इट सेज कि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, द प्राइस ऑफ बोरोइंग, सो व्हाट्स गोना हैपन इज दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड दैट विल रिजल्ट इन हायर बोरोइंग, and when that happens the consumption will rise, investments will rise, and as a result AD will rise. When AD rises, aggregate demand curve shifts to the right, do mention it, okay? And as a result, the equilibrium goes from E0 to E1, where the price level rises, national income की बात करनी जरूरी है, when the national income increases, employment also increases। ये मैं सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा जो है बताना चाहूंगा, ठीक है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर ऑन दिस, ओके जी। तो ये इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद व्हाई इज दिस डिस्कस, राइट,
ओके जी, ऑलराइट। एट दिस पॉइंट फिर हम क्या बात करते हैं? ओके जी, so this is what's going to happen. National income is going to fall like this. काउंटर कर लेते हैं, बिकॉज मैंने अच्छा खासा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। नाउ आई वांट टू काउंटर दिस। अब मेरी काउंटर के अंदर बेसिकली मैं क्या बात करूंगा कि विल इट ऑलवेज ना इंक्रीज द नेशनल लेवल और नॉट? सेम आइडिया जो पिछला हमने क्वेश्चन भी किया था, जिसके अंदर हमने एल और ए एस की बात की थी, कि असल के अंदर नेशनल इनकम में इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा, इट डिपेंड्स on the level of employment. If because of the reduction in interest rate AD increases, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे हैं तो यस इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं, इक्विलिब्रियम अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो फिर नहीं आएगा। एक ये बात मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं ये कर सकता हूँ, I'll probably like mention one of the terms which you might not have heard before, interest rate sensitivity या इंटरेस्ट रेट इलास्टिक या इन इलास्टिक। जब आपने इंटरेस्ट रेट नीचे किया, तो क्या गारंटीड है कि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट्स और ये इंक्रीज होगी? क्या गारंटी है कि कंजम्पशन राइज करेगी? क्या गारंटी है कि बिजनेसेस जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे? राइट, देयर इज नो गारंटी। आपने इंटरेस्ट रेट को नीचे किया, क्यों? ताकि लोग बोरो करें, लेकिन the economic conditions might be such कि economic uncertainty इतनी हो that people do not respond by borrowing. So no rise in borrowing, let me say. बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, that there might not be any rise in the borrowing because people are interest inelastic. अगर आप interest inelastic है, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट के गिरने से कोई खास बोरोइंग नहीं आएगी और कोई खास कंजम्पशन नहीं होगी। तो आई कैन टॉक अबाउट दैट, ठीक है। आई कैन टॉक अबाउट दैट हाउ देयर कैन बी अ टाइम लैग बिफोर द नेशनल इनकम माइट इंक्रीज, माइट नॉट इंक्रीज। यू नो दैट राइट, कि जब आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, अब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अब लोगों ने इमीडिएटली अपने आप को एडजस्ट किया कि नहीं किया? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट बिकॉज वी डोंट हैव द आंसर फॉर दैट। तो ये एक मैं रफली सी एक एक सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्कशन कर सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। एंड सो फॉर माय फाइनल इवैल्यूएशन आई कैन टॉक अबाउट दैट इंटरेस्ट रेट कम करने से नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट आए या नहीं आए, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कि आप द साइज ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज, राइट, ये एक मैं नया एलिमेंट लेकर आया हूँ कि कितना बड़ा इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आप लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। जब मैं इंटरेस्ट रेट को देखता हूँ, तो आई हैव नो डाउट दैट किड्स एक्चुअली माइट डू दिस ऑल्सो। जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो हो सकता है कि लोग इससे अपनी फॉरेन करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर बात करें। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट किड्स माइट डू। इंटरेस्ट रेट के गिरने से फॉरेन एक्सचेंज गिरेगा, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी बिकॉज ऑफ हॉट मनी की इनफ्लो में रिडक्शन आने की वजह से। सो योर करेंसी इज गोइंग टू वीक, एंड बिकॉज योर करेंसी इज गोइंग टू वीक, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको फिर करेंसी वीक होने से एक्सपोर्ट को राइज कराएं और इंपोर्ट को फॉल कराएं, जिससे भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज आएगा। बाय द वे, यू कैन गो दिस रूट ऑल्सो, बट दिस रूट शुड बी योर सेकेंडरी रूट फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। प्राइमरी शुड बी सिंपल बोरोइंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यू नो हाउ यहाँ पे वुड यू वांट टू suggest an alternative policy? I will not go for fiscal की suggestion,
But I would rather say that money supply can also be one of a major policy which the government can use to have an impact on aggregate demand rather than the interest rate. Kyunke sometimes people do not react to the interest rate the way we might think. हॉट मनी फॉरेन एक्सचेंज में अभी डिस्कशन में आएगा भी. हॉट मनी इज कि जब आपके मुल्क का रिलेटिव इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से पैसे लेकर आता है मुल्क के अंदर, तो आप उसको हॉट मनी कहते हैं बेसिकली. यस, इट्स अ 12 मार्कर. तो जो मैं हाउएवर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ योर एनालिसिस नाउ. ओके. और फिर इवैल्यूएशन के अंदर आप ऊपर जो आपने एनालिसिस किया है ना ऑफ द टू साइड, द अंडरस्टैंडिंग जो एक्सप्लेनेशन है एंड द हाउएवर वाला जो पॉइंट है, यू गोइंग टू टेक दोज व्हाट यू डिस्कस्ड ऊपर और उसको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, साइज ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंज, ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसके ऊपर एक फाइनल इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट देते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर इतना बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि इनको इवैल्यूएशन के अंदर क्या कोई खास डिस्कशन चाहिए. लाइक यूजली दे डू लाइक विल ऑलवेज, मोस्ट इफेक्टिव, is the best way, something along that line they usually mention. Uh, सिंपल सा माइट हैव ए इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, माइट हैव. ये तो क्वेश्चन ही बैक कर रहा है कि भाई आप दोनों साइड पे और नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. ऑब्वियसली आपको पता है ये बात मैंने एट द बिगिनिंग भी यही कही थी कि इकोनॉमीज के अंदर, फ्री मार्केट के अंदर आप इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे होते हैं. But 99% of the time there is always disequilibrium, because when you take out ceteris paribus का concept, तो फिर it's much more complicated. You don't need you don't need an alternative policy. Okay, you don't need an alternative policy in this one, because this question के अंदर I it doesn't feel like you do need an alternative. यूजुअली कोशिश ये क्या करो कि जब क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो ना तो इवैल्यूएशन के अंदर एक दे दिया करो ऑल्टरनेटिव की सजेशन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ओके जी. Moving on to the next one. Explain the difference between capital gain and current spending and consider the reasons for government spending. मेरे ख्याल में तो फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. बट ये जो इन्होंने बात की है ना ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लेन वाला, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस बिकॉज यू नेवर नो कि ये उसके अंदर आ सकता है. जिस द टर्मिनोलॉजी पहले 3 मार्क के लिए ना कि इसका क्या मतलब क्या होता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स कैपिटल एंड करंट स्पेंडिंग फॉर 3 मार्क्स. करंट स्पेंडिंग की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली I'll specifically say कि what Bamford is saying, I'll take word to word. जो गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग है वो आप कहते हैं कि कैपिटल स्पेंडिंग इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट. आई डोंट लाइक इट, थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके जाएंगे हम. तो कैपिटल स्पेंडिंग is basically, example के point of view से, I think example can better explain this. The government spending on infrastructure, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रोड्स बनाने में जो गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं. एंड आपको पता है कि कैपिटल का मतलब हमने बिल्कुल इकोनॉमिक्स 101 में डिस्कस किया हमने कि it's a man-made tool which helps you produce other goods and services, right? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो वो आपको दूसरी सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विस, हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड करने में असिस्ट करता है. तो दैट इज व्हाट कैपिटल
spending is. Current spending, based on Bamford, the definition for it is that it is government spending on providing goods and services, right? So it is the government spending to provide goods and services. So basically, what we're saying is कि आपने स्कूल बनाने में जो पैसे खर्च किए, बिल्डिंग बनाने में, वो कैपिटल स्पेंडिंग है। और फिर उस स्कूल को रन करने के लिए और टीचर्स की सैलरीज और बिजली के पैसे और ये जो सारी स्पेंडिंग हुई है ऑपरेशन पे टू प्रोवाइड द एजुकेशन एज अ सर्विस, दैट इज योर करंट स्पेंडिंग। मेरे ख्याल के अंदर यू शुड यूज एन एग्जांपल, यू विल गेट मार्क्स। तो एक एक मार्क डेफिनेशन का कह लें आप, और एक एक मार्क आप उसके ऊपर कह सकते हैं। ठीक है। फिर कंसिडर द रीजन फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर ये लोग ट्विस्ट डाल सकते हैं, लो इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, कुछ इस तरह की बात करके, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है। सो रीजंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कंसिडर द रीजंस फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक तो हम ऑब्वियसली हमारा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, यूजुअली इट इज फॉर द वेलफेयर पर्पसेस। ठीक है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द मेजर स्पेंडिंग शुड बी अबाउट, जिसके अंदर ऑब्वियसली हेल्थ केयर, एजुकेशन की बात हो सकती है। इसके अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बाय इन द केस ऑफ ट्रांसफर पेमेंट की भी डिस्कशन हो सकती है, जिसके अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो सकते हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस तरह का जो फ्री पैसा आप देते हैं लोगों को। तो पर्पस क्या है इसका? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, लोगों को मैक्सिमम सहूलियात पहुंचाना। एक पर्पस आपका ये भी हो सकता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी की पोटेंशियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, राइट। एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, I personally don't like these points, but I will still do it. It could be for the political reasons, अपनी आप को वापस से री इलेक्ट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा पावर में शो करने के लिए, something like that. And one of the major ones that we should also talk about is कि इकोनॉमी को रिसेशन से निकालने के लिए ना, टू कम आउट ऑफ रिसेशन, इकोनॉमी को एक स्लो सिचुएशन से निकालने के लिए, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की रीजंस हैं। अगेन इवेल्युएटिव के अंदर आई डोंट सी मच इन दी इवेल्युएटिव साइड, के इवेल्युएटिव साइड के ऊपर व्हाट कैन वी डू इन दिस, बिकॉज इसके अंदर इवेल्युएशन तो खास नजर आ नहीं रही है। आई थिंक इवेल्युएटिव के अंदर ना, कंसिडर द रीजंस फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिखा है ना, तो व्हाट आई वुड से इज के आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि हाउ द गवर्नमेंट विल हैव ट्रबल इन मेकिंग दी स्पेंडिंग्स। या आई थिंक इवेल्युएशन के अंदर दैट इज द डायरेक्शन आई वुड लाइक टू टेक। अच्छा, 8 मार्कर का है तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इवेल्युएशन को जो है, इवेल्युएशन में लिमिटेशंस को लिखूं। तो फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर बजट में डेफिसिट है, गवर्नमेंट के, सॉरी, बजट डेफिसिट है, तो इट माइट हैव मोर प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द मनी, right? They might not have the money. There might be an opportunity cost involved in this whole thing. If they are borrowing, they might have to pay a higher interest rate, which means less money available even in the future. So something along that line should be your evaluation.
the government even would want to spend, but they might not be able to. Even if they want to, they can't. So something like that, जो आपका आप fiscal policy का वो बात करते हो ना, the counter argument. So I think that is something that you can do over here. All right. Um, Something like this should not come, but we can never rule out our policy. In the previous one, a student is asking that can we discuss the economic systems in evaluation? देखो इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर ऑब्वियसली तुम फ्री मार्केट तो नहीं कर सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इट हैज टू बी कमांड वर्सेस मिक्स्ड इकोनॉमी का डिस्कशन अगर आप चाहते हो इवैल्यूएशन के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम का सहारा लेके करो तो देयर इज नो प्रॉब्लम अगर government has to interfere to provide public goods, usually because of the free rider problem, again, it's a good value addition. बिल्कुल कर सकते हो. Evaluation is basically a value addition to the answer that you have written so far. कि कौन सी स्पेंडिंग ऊपर स्पेंडिंग के अंदर जो भी आपने लिखा है उसी को आपने फर्दर डिस्कस करना है. ओके जी. So moving on, discuss whether supply side policies are more effective than demand side policies in achieving increasing real output and employment. I think बहुत आसान सा सवाल है, easy mark picking है. All you have to do is, I like questions like these because they are spelling out what all they want. ठीक है? They have spelled it out to you. So there is very easy marks that you can get through this. Obviously, you want to talk about supply side policy. जब आप supply side policy की बात करते हैं, तो supply side policy के अंदर there are few things that we always like a discussion कि ये एक long run policy है, ये आपका aggregate supply को increase करती है, ये investment in education and training, uh, investment in technology, investment in इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीन को मैं प्रेफर करता हूँ और करने में तो और भी बहुत सारी हैं बट माय फेवरेट इज दीज थ्री. उसके बाद तुम प्राइवेटाइजेशन डीरेगुलेशन डायरेक्ट टैक्सेस की रिडक्शन यू कैन गो ऑल दोज वेज इवन. ठीक है. तो सप्लाई साइड पॉलिसी किस तरीके से I'm just focus is on what output and employment. अगर एग्रीगेट डिमांड इधर है और अगर आप सप्लाई साइड पॉलिसी करते हैं लेट्स अस्यूम कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर ही मैंने शो किया है और अगर आप एल आर ए एस को बढ़ा देते हैं तो इफ यू नोटिस व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट सप्लाई साइड पॉलिसी increases the country's potential, real output, and employment. It has the ability to do all of that. However, अगर इकोनॉमी बिलो पोटेंशियल होती Y1 के ऊपर और अभी इतना बड़ा गैप है आप अनएम्प्लॉयमेंट पे है ना. इफ यू आर बिलो द पोटेंशियल तो आप अनएम्प्लॉयमेंट पे हैं रियल आउटपुट कम है. एल और एस को बढ़ाने से सप्लाई साइड पॉलिसी बढ़ाने से आपका और बड़ा गैप क्रिएट हो गया है रियल और एम्प्लॉयमेंट दोनों की केस के अंदर. तो वी डू सी अ प्रॉब्लम इन द सप्लाई साइड पॉलिसी एटलीस्ट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो डिमांड साइड पॉलिसीज लिखा हुआ है तो आई विल नॉट टेक माय चांसेस एंड आई विल टॉक अबाउट बोथ द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी एंड आई विल से कि फिस्कल पॉलिसी यूजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंक्रीज और टैक्सेशन का डिक्रीज और मॉनेटरी पॉलिसी इज गोइंग टू यूज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट and this will result in increase in aggregate demand
and when aggregate demand increases, employment and real output increases. So this is what I would do. लेकिन फिर मैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करूंगा that the good thing about these policies are they are short run policy, they are very quick to be implemented comparative to the supply side policy जो ज्यादा टाइम लगाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके अंदर इंक्रीज भी आ सकता है। लेकिन अगर इमेजिन करें कि एक तरफ आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज किया और एडी को बढ़ाया, बट एट द सेम टाइम देयर माइट बी यू नो यू कैन जस्ट क्रिएट एनीथिंग ना, एडी गिरने के कोई भी रीजन के, अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से एडी में भी इक्वल ड्रॉप आ रहा हो, तो मे बी देयर माइट नॉट गोइंग टू बी एन इंक्रीज ना। तो ये भी हो सकता है। इनफैक्ट इसके अंदर भी आप एलआरएएस की बात कर सकते हो कि जब डिमांड साइड पॉलिसीज, द प्रॉब्लम विद डिमांड साइड पॉलिसी इज दैट लॉन्ग रन पोटेंशियल के केस के अंदर इट फेल्स। यू सी दिस इन द डायग्राम। लॉन्ग रन के अंदर एडी पॉलिसी फेल हो जाती है और एएस पॉलिसी सक्सीड करती है। ओके, शॉर्ट रन के अंदर एडी पॉलिसी सक्सीड करती है, लॉन्ग रन पॉलिसी फेल हो जाती है। आई होप आई क्लियर्ड माय पॉइंट। दैट इज योर इवैल्यूएटिव डिस्कशन। First, supply side policy, how it can achieve real output and employment, how it cannot. Demand side policy में fiscal monetary, how it can through expansionary and how it may not. And then final evaluatives के अंदर in terms of the short run and the long run. It's a 4 mark evaluation. It should be a reasonable, at least 3/4 of a page की evaluation is what we are hoping for. कम से कम evaluation जब लिखने जाते हो तो do mention or do say that in evaluation something something and in conclusion, evaluation in conclusion, हमेशा। That's how your structure is. छोटा सा definition, बड़ा सा एनालिसिस, 2-3 पैराग्राफ के ऊपर, फॉर एंड काउंटर, पैराग्राफ चेंज करो, उसके बाद इन इवैल्यूएशन समथिंग 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 यूजिंग द पॉइंट्स ऊपर, एंड इन कंक्लूजन जो जो भी क्वेश्चन के अंदर जैसे ये है ना, तो इन कंक्लूजन demand side policies are more effective in the short run while the supply side policies are more effective in the long run. ये तुम्हारा इन कंक्लूजन है कि तुमसे जो सवाल पूछा है, यू आर आंसरिंग मी दैट। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ वी गो अबाउट दिस। उसके बाद discuss whether a surplus on the current account of the balance of payment will benefit an economy. मेरी ख्याल में ये क्वेश्चन आ चुका है, by the way. Let me tell you which year this question came, ताकि तुम जाके उसको देख सको अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए। Yeah, this came in October 24। ठीक है, मेरे ख्याल के अंदर जो क्वेश्चन बनता है हमारे वेरिएंट के लिए, इट कुड बी एन ओपन एंडेड, नॉट अबाउट द सरप्लस का बेनिफिट बताया जाए, but the question could be imbalance in the current account, right? Surplus wala I have already done, the benefit, the exact question I have already done. तुम जाके देख सकते हो। अक्टूबर 24 वेरिएंट 21, 21 है, yeah, 21। You can look at this question. I'm changing this to imbalance, ठीक है, on the current account of the balance of payment will benefit the economy. It can be not benefit, but it can be an open-ended question also. पहली बात जो हमने क्लियर करनी है कि करंट अकाउंट के अंदर अगर इम्बैलेंस आया है तो इट कैन बी अ सरप्लस एंड इट कैन बी अ डेफिसिट। प्लीज, ओके जी। सरप्लस का होने का मतलब है inflows are greater than outflows. Money coming in is more than the money going out.
ज्यादातर हम इसको कैसे लिखते हैं, इन अ वेरी नाइव वे, दैट एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स टू द कंट्रीज मेकिंग मनी। अब सर्कुलर फ्लो को सोचो कि मनी जब सर्कुलर फ्लो के अंदर ज्यादा आ रहा है एक्सपोर्ट से और कम जा रहा है इम्पोर्ट से, so the economy is going to balloon because there's more money in the economy. So that's going to increase the national income. That's going to benefit the economy in terms of income, employment, uh, foreign currency value, stability, all of that. लेकिन डेफिसिट के केस के अंदर द इनफ्लो इज लेस एंड द आउटफ्लो इज मोर, जो इन अ naive way export is less than the reason why I'm saying in a naive way is because current accounts का imbalance is not only export minus import, there's primary incomes and secondary income also, ठीक है? तो I think definition of surplus and deficit would be relevant. पूरा करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और सबकी डेफिनेशन देना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरी नजर के अंदर। ठीक है, इम्बैलेंस को मैं समझा रहा हूँ, दैट इज आई थिंक शुड बी द रेलेवेंट पार्ट ऑफ दिस, because the question is about the benefit of deficit, benefit of surplus, harm of deficit, and nuksanat of surplus, and then final evaluation about maybe what circumstance might work for us. तो सरप्लस के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई? सरप्लस का, अगर सरप्लस आ रहा है तो दैट शोज अ साइन ऑफ अ स्टेबल इकोनॉमी, rising GDP and income, higher foreign currency. These are some good things about it. Surplus आ रहा है, more employment. लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सरप्लस के? यूजुअली सिर्फ सरप्लस के ऊपर मैं हार्म नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी नजर के अंदर सरप्लस का फायदा भी है, नुकसान भी है, डिपेंड करता है। Persistent surplus might be a problem. A large surplus is definitely a problem. A small surplus is desirable. Do you see that? तो मेरा तो क्वेश्चन शुड बी, आई शुड बी ऑल्सो ब्रिंगिंग दैट इन। आई वाज थिंकिंग कि मैं ये एवेल्युएशन के अंदर लेकर आऊंगा इन बातों को। तो हार्म, सरप्लस के हार्म की मैं बात करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है सरप्लस का? रिजर्व करेंसी विल राइज, which is not being spent on imports। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मैं नहीं करना चाहता इंपोर्ट तो क्या हो गया? व्हाट आई एम शोइंग इज कि मुल्क ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कम इंपोर्ट कर रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड वर्स ऑफ होंगे इसकी वजह से, क्योंकि आपके लोगों के रिसोर्स आप बाहर भेज रहे हो, लोगों के लिए कम है गुड्स टू स्पेंड, और ऊपर से आप उसके बदले में इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हो ताकि लोगों के पास चीजें बढ़ी। Even like, yes, you're correct, appreciation can also serve as a problem, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और अब आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर देते हैं, तो आप, बिकॉज दिस विल सरप्लस विल कॉज योर करेंसी वैल्यू टू गो अप, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका फिर एक्सपोर्ट हर्ट होगा और इंपोर्ट बढ़ेंगे और आपका डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ओके, so those are my counter arguments. I think better arguments would be with the size and all. I would like to mention it at this point. या मैं evaluation के लिए छोड़ देता हूँ, चलो खबर करो। जहां तक डेफिसिट की बात है, डेफिसिट के भी कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कंट्री का अगर डेफिसिट आ रहा है तो इट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्यों? अगर if the country is having a deficit because they are doing some sort of capital, they are importing
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीन्स वगैरह, तो फिर आपको पता है ये शॉर्ट रन में डेफिसिट है बट लॉन्ग रन के अंदर इट माइट बेनिफिट अस, राइट? या अगर आप रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कि लॉन्ग रन के अंदर यू गोना मेक दोज गुड्स एंड यू गोना सेल इट ऑफ एट गुड प्राइसेस, तो आई सी सम एडवांटेज हो गई है। लेकिन डेफिसिट के मुझे ज्यादातर तो प्रॉब्लम ही नजर आते हैं, जिसके मतलब है कि एक तो नंबर वन डेट और इंटरेस्ट पेमेंट का प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव एक्चुअली, कि जो डेट मुल्क के ऊपर बढ़ेगा क्योंकि कंटिन्यूसली लोग कंट्री को बोरो करना पड़ेगा, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। वंस आई क्वालिफाई फॉर बोथ साइड, इवैल्यूएशन के अंदर आई विल टॉक अबाउट द साइज। सो लार्ज सरप्लस हो कि डेफिसिट हो, प्रॉब्लम है। डेफिसिट तो ज्यादा ही प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर इफ यू हैव अ स्मॉल, नॉट सो प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, नॉट बिग ऑफ एन इशू। All right. So something along this line, will it always benefit? In conclusion, so current account deficit, current account imbalance will not always benefit the economy. It depends on the short run and long run situation. It depends on the size of the imbalance. It depends on the reasons for imbalance. ठीक है? So that is one thing that I feel we can have a discussion on. Consider whether a persistent surplus in the current account of the balance of payment is good for the economy. ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। मेरी नजर में यू शुड डिफाइन करंट अकाउंट एंड द फोर अकाउंट्स इन इट। यू शुड टॉक अबाउट द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो, वो तो मेरा ख्याल है सरप्लस में वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। वेदर इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, अगेन वही वाला क्वेश्चन जाके देख लो अक्टूबर 21 का, मेरी नजर में ये नहीं आ सकता दोबारा। It would be too much repetition for this one. Explain why many low income countries have imbalances in the current account of the balance of payment and consider the most likely reasons for these imbalances. Let me talk about it. I know you might be feeling कि यार ये वाला तो अभी तो किया. I'll take a different approach to it because reasons की बात हुई है तो मैं बैम्फर्ड को कोट करूंगा इसके अंदर। एक तो नंबर वन इम्बैलेंस की बात है और ये सिर्फ 8 मार्क का। एक्सप्लेन हाउ मेनी लो इनकम कंट्रीज में हैव इम्बैलेंस इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के 4 अकाउंट्स आपने डिफाइन किया, इम्बैलेंस के अंदर सरप्लस और डेफिसिट को प्रूव किया कि उन 4 अकाउंट्स के अंदर अगर इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लो से तो सरप्लस आएगा, और अगर इनफ्लोज कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट आएगा। 3 मार्क ये हो गए। इम्बैलेंसेस के पीछे रीजंस क्या है? पहले सरप्लस के कुछ रीजंस की मैं बात कर लूं, या डेफिसिट, चलो डेफिसिट की करता हूं। बैम्फर्ट ने 3 रीजंस को डिस्कस किया है एंड आई फील लेट्स स्टिक टू दोस 3 रीजन। एक उसने कहा ग्रोइंग इकोनॉमीज जो होती है ना वो डेफिसिट एक्सपीरियंस करती हैं। कैसे? क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर लोग गुड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, तो क्योंकि उनकी इनकम्स राइज हो रही होती हैं तो उनका इंपोर्ट भी राइज हो रहा होता है, और वो रॉ मटेरियल के अंदर भी उनको स्पेंडिंग करनी पड़ रही होती है, बाहर से लैंड क्रूजर्स भी मंगानी होती हैं, बाहर से मशीन्स भी मंगानी होती हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एक्सपेंशन, राइट? तो डेफिसिट एक का एक वजह ये भी है। डज दैट साउंड बैड? Doesn't really sound bad, right? But it can be inflationary. You can say that as if you want to counter it. दूसरा, बैम्फर्ड ने सहारा लिया ऑन द आइडिया कि जब आप ये सिचुएशन कर रहे हैं करंट अकाउंट, ऑब्वियसली
skipped a few chapters over here कि आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो रिसेशन में हैं, उनकी इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दे आर नॉट बाइंग स्टफ फ्रॉम अस, एक्सपोर्ट्स फॉल डाउन, so we are going to experience deficit. तीसरा जो अच्छा पॉइंट है बहुत, which is your country has structural problems. Okay, problems. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग रन को फैक्टर इन कर रहा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रन के एस्पेक्ट से ज्यादा है। ठीक है। तो इसके अंदर आप बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो कंट्री है, आपका जो प्रोडक्शन सेटअप है, लैक ऑफ, व्हाट कैन आई से, लैक ऑफ इंटरनेशनल competitiveness. Why do you might have lack of international competitiveness? भाई बिकॉज आपने कोई खास कोई काम किया नहीं है, आप प्राइमरी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, आपकी मशीन्स भी पुरानी है, हाईली इनएफिशिएंट है, प्राइसेस भी कम है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, nobody wants to buy your product, right? Whatever you're selling, nobody wants to buy. तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऑफर डेफिसिट। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर एनालिसिस के अंदर लेवल 3 का आंसर तुम्हारा कंसिडर नहीं होगा इफ यू डोंट फैक्टर इन द लो इनकम कंट्री। ओके। तो लो इनकम कंट्रीज के पास क्यों ज्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं ना। एक्सप्लेन व्हाई मेनी लो इनकम कंट्रीज हैव इम्बैलेंसेस। बाय द वे पहला पार्ट तो मैंने बहुत ही मिसलीडिंग बताया है तुमको आंसर। आई हैवंट इवन आंसर्ड व्हाई लो इनकम कंट्रीज के अंदर इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं। आई थिंक, एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आई शुड इवन टॉक अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इनकम्स ऑल्सो, राइट? ज्यादातर उनके पास डेफिसिट ही होता है, बहुत ही रेयरली होता है कि लो इनकम कंट्रीज के पास सरप्लस हो, अनलेस कि वो कोई बहुत ही सीरियस माइनिंग कंपनी हो, जैसे कि आप कंट्री हो जैसे गाना है। गाना हैज वेरी सीरियस माइंस, राइट? Resources की, very important resources in the world, so they sell and they make a lot of money using that, so they might have surplus, लेकिन generally they are in a deficit. I think, yeah, that's how I would. Low value goods and services, they are underdeveloped. Sure, these are perfect pointers. तो लो इनकम के साथ आप इसको फैक्टर इन कर सकते हैं। Which ones might be the most likely reasons for these imbalances? ठीक है, तो most likely is the structural one in my opinion. अगर मैं एक सैंपल उठा लूं और डेवलपिंग कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज का, और उनके अंदर मैं ये देखूं, तो आई थिंक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज द मेन थिंग दैट आई विल सी, that their institutions, their goods quality, their prices, their international competitiveness, all of that is on the weaker side. So as a result, uh, that should be one of the most likely reasons for these imbalances. ठीक है। अच्छा, ये जो सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पॉइंट को मैं उल्टा कर दूंगा। अगर आपकी स्लो इकोनॉमी होगी या कोई डिक्लाइनिंग इकोनॉमी होगी, तो उसमें क्या होगा? अगर आपकी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है तो कोई खरीद ही नहीं रहा लोकल इकोनॉमी में, तो इंपोर्ट्स भी गिर जाएंगे और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज डोमेस्टिक फर्म्स विल स्टार्ट सेलिंग अब्रॉड। अगर आपके पास जो आपकी जो ट्रेडिंग कंट्रीज हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक बूम, तो फिर उस केस के अंदर योर एक्सपोर्ट्स विल राइज। एंड थर्ड, इफ यू हैव स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस जैसे ताइवान है,
स्ट्रक्चरल एडवांटेज है कि वो आईटी के अंदर इट्स इन अ गुड प्लेस। इंडिया के पास अभी बहुत स्ट्रक्चरल एडवांटेज है बिकॉज उनकी आईटी इंडस्ट्री इज लाइक रेडी लेट सेट गो सिचुएशन में, एंड दैट्स व्हाई द अमेरिकन कंपनीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक मूविंग। एप्पल हो गया और गूगल हो गया, दे आर मूविंग ओवर देयर, राइट? सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडवांटेज, ठीक, समथिंग अलोंग दैट लाइन। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, लेट मी डू डील विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज ये भी अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर ही है। आई थिंक वी हैव डन way too much balance of payment. Discuss the extent to which a country should be concerned about a significant increase in the size of its deficit on the current account of the balance of payment. I think we've talked about this. लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो। Define certain terminologies. Deficit, right, in your current account. That means there's more outflows than inflows, right? Uh, if the size is increasing, we want to understand why. Number one, why is the size increasing? उसके पीछे reason क्या है? क्या उसके पीछे growing economy reason है? क्या उसके पीछे recession in trading partners है? या उसके पीछे structural issues हैं? राइट, ये तीनों को देखते हुए आपने बात करनी है। uh, फिर इवन लाइक डिस्कशन लाइक अगर आपकी इकोनॉमी का जो डेफिसिट है वो आप कैपिटल गुड्स की बेसिस की वजह से हो रहा है या इसलिए हो रहा है कि मुल्क की के पास बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस के अंदर वी हैव अ परसिस्टेंट डेफिसिट, वी हैव अ राइजिंग साइज ऑफ अ डेफिसिट, राइट? सवाल ये बनता है पाकिस्तान से कि जी आप ये जो पैसे यूज कर रहे हैं ये जो इंपोर्ट करने के लिए है, ये आप किस चीज पे कर रहे हैं, मशीनों के ऊपर या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर? टर्न्स आउट कि आपका बड़ा बिल जो है वो ऑयल, ऑयल तो आपने कंज्यूम किया और खर्च कर दिया, अनलेस के मेजोरिटी ऑफ दैट ऑयल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स जो एक्सपोर्ट होके पैसा वापस मुल्क में लेकर आएंगे। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द केस। खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यूजली आप अपने एक्सपेंडिचर को ही फाइनेंस कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपका डेफिसिट ज्यादा बड़ा होता है, साइज ऑफ द डेफिसिट, एंड देन यू हैव टू बोरो मनी एंड देन यू हैव टू पे दैट मनी इंटरेस्ट के तौर पे, और आपकी इकोनॉमी और आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और मजीद बर्डन्स क्रिएट होते हैं। माई काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस वन इज के साइज इंक्रीज हो रहा है बट इट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो कैपिटल रिलेटेड है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपका ट्रेडिंग पार्टनर रिसेशन में है तो इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब उसकी इकोनॉमी उठेगी, ठीक है, तो वो मसला हल हो जाएगा आपका। यू अंडरस्टैंड? वही 3 पॉइंट्स हैं, उन्हीं को मैं सिर्फ थोड़ा सा राइटिंग के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहा। दैट्स इट। ओके। उसके बाद आई फील थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज को भी देख लेना चाहिए बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कोई खास मेजर क्वेश्चन अभी तक जो बने भी हैं। एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का एडी के साथ ताल्लुक। Depreciation leads to fall in the price of exports. Exports goes up. Rise in the price of import. Import falls down. X minus M के अंदर overall increase happens. AD goes up. AD बढ़ने की वजह से आउटपुट में इंक्रीज आएगा। ये क्वेश्चन मार्च 24 के अंदर था, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑन आउटपुट। ठीक है, सो दैट हैज ऑलरेडी कम। डेप्रिसिएशन का डिमांड पुल और कॉस्ट पुश के ऊपर भी आ चुका है, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अप्रिसिएशन के बेनिफिट्स आ चुका है, उसके दूसरे वेरिएंट में डेप्रिसिएशन ऑफ बेनिफिट आ चुका है, डेप्रिसिएशन के बेनिफिट, सॉरी माय बैड। ठीक। उसके अलावा डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ऑन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश ये हमारे वेरिएंट में आया है। Of all the scenarios,
दो तीन चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। एक, एक्सचेंज रेट किस तरह से डायग्राम के थ्रू आप बना के दिखा सकते हैं, और दूसरा अप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर, और एक्सचेंज रेट एज अ पॉलिसी करंट अकाउंट को ठीक करने के लिए, या उसका करंट अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर वो बोलते हैं चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, तो मेक श्योर तुम अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोनों साइड को डिस्कस करोगे। ठीक है। यहाँ पर भी ओके, आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन। With the help of a diagram, explain how the value of a floating exchange rate is determined and consider the causes of changes in the value. A few things you must talk about. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस के अंदर सबसे पहली बात आपने मुझे क्या बतानी है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से डिटरमिन होता है एक्सचेंज रेट। ठीक है। दूसरी बात आपने मुझे बतानी है कि आपकी करेंसी की अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो करेंसी की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी। फ्लोटिंग इज इन योर सिलेबस, व्हाट आर यू सेइंग? फ्लोटिंग इज इन योर सिलेबस, फिक्स्ड एंड मैनेज्ड इज नॉट। ठीक है। आई थिंक इसके अंदर हो सकता है कि दे माइट नॉट एक्सेप्ट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दे माइट से इफ द करेंसी डिमांड गोज अप एंड सप्लाई गोज डाउन, ओके, so that will increase the value, and if demand goes down and supply goes up, that might decrease the value। हो सकता है कि ये आ जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। आपने क्या करना है, डायग्राम दिखाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? यूजली या तो अगर कंट्री दी हुई है तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, वरना डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लो। एक तरफ लिख लो क्वांटिटी ऑफ डॉलर, दूसरी तरफ लिख लो प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड या यूरोज या व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। डिमांड फॉर डॉलर, सप्लाई फॉर डॉलर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। प्राइस ऑफ डॉलर या एक्सचेंज रेट, आई यूजली राइट ई एक्स ओवर हियर, बट प्राइस भी लिख सकते हो, क्योंकि जब मैंने लेफ्ट पे लिखा ना प्राइस ऑफ डॉलर्स इन पाउंड यूरोज रुपीज व्हाटएवर, तो ये हो गया आपका। ठीक है जी। अब आपने करना है हाउ द वैल्यू ऑफ इट माइट इंक्रीज। तो मैं ये शो कर रहा हूँ कि अगर आपकी करेंसी की डिमांड में इजाफा आता है, तो उसकी वजह से आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी और आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। कंसिडर द कॉजेज ऑफ द चेंजेस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिमांड राइज के रीजंस लिखूं, तो मुझे जो अच्छे लग रहे हैं वो है एक्सपोर्ट का बढ़ जाना, दैट्स अ गुड वन। इंटरेस्ट रेट का राइज हो जाना, इंटरेस्ट रेट का राइज। अच्छा, बाय द वे चेंजेस के अंदर दे माइट नॉट कीप एन ओपन एंडेड ना, दे माइट से कि कंट्रीज इंटरेस्ट रेट इज, relative interest rate is higher than the other countries, तो बताओ क्या होगा। और they might say the country's inflation rate is relatively higher than its competing countries, right? So you should know how to talk about those। या कंट्री का, सॉरी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिमांड विल बी ऑन द हायर साइड, या relative inflation rate is on the lower side, inflation is competitive, inflation is low, तो आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है आपकी काउंटर समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें क्या करना है। कंसिडर द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू, इवैल्यूएशन के ऊपर जाओगे आप।
8 मार्कर का है, तो इसलिए मेरे पास कोई खास काउंटर मुझे एनालिसिस में करने की जरूरत नहीं है। एवैल्यूएशन के अंदर आई कैन टॉक अबाउट इट कि करेंसी की कॉजेज ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ना, ये डिमांड बढ़ने की या अप्रिसिएशन का मैंने ये रीजन दिया है। सो दिस इज फॉर अप्रिसिएशन के हेडिंग के अंदर। अप्रिसिएशन विल बी कॉज्ड बाय दिस एंड डेप्रिसिएशन कैन बी कॉज्ड बाय व्हेरेवर। ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, सो वो यू कैन डू दैट। इसी को उल्टा कर दोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन के रीजन बन जाएंगे। सप्लाई के जो रीजंस हैं वो है इंपोर्ट। ठीक है, inflation, if it's on the high side then you will start buying imported stuff. Interest rates ज्यादा होने के रीजन इज नॉट, आई नॉट सेइंग एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा के रीजन। आई ओके, so this is what I'm saying. You know how if Pakistan's interest rate is higher than their competing countries, so what will happen is foreigners will see that Pakistan is offering a high interest rate, we should invest in Pakistan. एंड दैट ब्रिंग्स इन द, जो आज हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, हॉट मनी के कॉन्सेप्ट की। तो बाहर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए उनको पाकिस्तानी रुपया चाहिए होगा। सो डिमांड विल राइज बिकॉज ऑफ द हॉट मनी इन फ्लो दैट इज गोइंग टू कम इन टू द कंट्री, राइट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो सप्लाई गिर जाएगी उसकी वजह से। ओके जी। Evaluate the likely economic consequences of a substantial depreciation in the nation's exchange rate. पहली बात, आपकी करेंसी अगर depreciate करती है तो I would like to mention that depreciation यहाँ पे we mean that the currency is weakening against the external currencies or the foreign currencies. उसके कॉन्सिक्वेंसेज में पहले तो ऑब्वियसली आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, आई डोंट थिंक ये आना चाहिए वैसे तो, कि डेप्रिसिएशन से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो गिर जाएंगी, जिससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा आएगा। प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो है वो राइज कर जाएंगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स में ड्रॉप आएगा। आपको ये पता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्स माइनस एम इज गोइंग टू गो अप। आपका करंट अकाउंट जो है वो स्ट्रांग होगा, और साथ में आपका एडी जो है वो राइज करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी राइज करेगी, राइट। दिस इज हाउ आई एम मेकिंग द कनेक्शन। हाउएवर, हाउएवर, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, देर इज अ प्रॉब्लम हियर। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया बहुत ही सटल तरीके से, इसको थोड़ा सा लाउड कर सकते हो। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन से हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ भी डिस्कशन को लेके जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल बिकमिंग एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं, तो उसकी वजह से प्राइस लेवल्स तो राइज करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो राइज कर जाएगी। सो ये मेरा एक ओवरऑल इसके ऊपर डिस्कशन है। ठीक है जी। अप्रिसिएशन के साथ भी तुम इसी तरह का डिस्कस कर सकते हो। आई थिंक इट्स रिडंडेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट दैट। Notice I've completely not talked about a few things. I haven't talked about खास अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई मेजर इन द लास्ट टू क्लासेस, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आना चाहिए। इट वुड बी स्ट्रेंज अगर आ जाता है। एक मेरा ख्याल है मेरे कल की क्लास के अंदर आई डिड डिस्कस कि अनएम्प्लॉयमेंट में अगर जो चीज बची है वो बची है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द कॉन्सिक्वेंसेस। वो मैं कराया, वो मैंने कल की क्लास में आई आई डिड। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सी यस्टरडेज लेक्चर एक्सपेक्टेड नंबर वन मैक्रो के अंदर। आई हैव बिल्कुल भी नॉट डिस्कस्ड एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी।
I haven't absolutely discussed protectionism. I haven't discussed any kind of effects of these things, free market or any of that. I haven't discussed trading possibility curve, right? ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व पे कभी कुछ नहीं आया है. टर्म्स ऑफ ट्रेड पे जरूर आया है, पर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व का मुझे नहीं क्वेश्चन को याद पड़ता कि कोई टर्म ऑफ ट्रेड का. वो एमसीक्यूज के लिए यूजली रिजर्व होता है. ओके. My focus has been purely on national income statistics, economic growth, uh, current account, फॉरेन एक्सचेंज. मेरा ख्याल में मैंने इन चार चीजों के ऊपर फोकस किया, एंड एडीएस ऑब्वियसली. मैं तो लाइक आई ऑलवेज से एडीएस इज इम्पोर्टेंट. माइक्रो के अंदर माय फोकस वाज ऑन टैक्सेस, एफओपीज, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बफर स्टॉक. I might have talked about a little bit of elasticity, because पीजी तो देखो यूज हो ही जाता है हर जगह. ठीक. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं रीसेंट ईयर्स के, क्वेश्चन देखो, वो जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, टेक अ लुक एट दैट. उससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जानी चाहिए. एंड आई थिंक लास्ट मिनट मैंने ये भी बोला था यार, इकोनॉमिक सिस्टम्स भी देख लेना. ऑल्दो अभी मार्च में आ तो चुका है इकोनॉमिक सिस्टम्स, पर आई, यार यूजली आई डोंट थिंक अक्टूबर का जून का या जून का अक्टूबर कोई ऐसा रिलेशन हो. लेकिन मेरे ख्याल में मैंने इलास्टिसिटी के अंदर पीईएस और एक्सीडी के ऊपर फोकस कराया था, और एक सिंपल डिमांड सप्लाई जो जॉइंटली डिमांडेड जॉइंटली सप्लाइड, उसकी वजह से बेसिक शिफ्ट जो आते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट योर पेपर शुड बी. बट अगेन, आई होप इसमें से कुछ आ जाए. ऑल थोड़ा फ्लूक दैट आई एम डूइंग. पर अगर आ गया तो वेल एंड गुड हो जाएगा. नहीं आया तो तुम्हारे को इकोनॉमिक्स ही आ गई है थोड़ी बहुत तो. राइट. आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू